हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? करेंट अफेयर क्लास आप लोग देख लिए हो ना, जितना वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर नहीं देखे होंगे तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि करेंट अफेयर आज के एग्ज़ाम को अगर मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जा रहा है, जिसे आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो करेंट अफेयर क्लास ज़रूर देखना। हालांकि देखना वो सब कभी, क्योंकि मैं प्रीवियस क्वेश्चन भी करवा चुकी हूँ। जैसा मैं बोली थी कि बीपीएससी प्रीवियस का क्वेश्चन करवा दूँगी, वैसे ही मैं हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस का कल एक क्लास ली हूँ, तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। उससे आप लोगों को एक पैटर्न पता चलेगा और आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो आप लोग उसे देख लेना। ओके, आइए क्लास प्रारंभ करते हैं। क्या है? पहली तटीय वेडर पक्षी जनगणना कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। ठीक है, 3 से 5 जनवरी 2025 तक गुजरात में जामनगर में, कहाँ? गुजरात के जामनगर में बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी गुजरात द्वारा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभ्यारण्य में तटीय और वेडर पक्षियों की जनगणना की गई है। गुजरात में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान समुद्री अभ्यारण्य भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। यह क्षेत्र उत्तर में साइबेरिया के प्रजनन क्षेत्रों से लेकर दक्षिण पश्चिम एशिया, मालदीव, ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र के गैर प्रजनन शीतकालीन क्षेत्रों तक फैला हुआ है। जामनगर में 300 से अधिक स्थानीय और प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। अकेले वेडर पक्षियों की 50 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। इनमें से क्रेव प्लोवर और ग्रेट नोट जैसे पक्षी अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन जामनगर में ये बहुतायत में पाए जाते हैं। ये जो पक्षी है क्रेव प्लोवर और ग्रेट नोट, ये अत्यंत दुर्लभ पक्षी है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जामनगर में पाया जाता है। और कहाँ हुआ है प्रथम पक्षी जनगणना? तो वो जामनगर में हुआ है, गुजरात के जामनगर में, और प्रथम बार हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने प्रोजेक्ट P-75 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागसीर भारतीय नौसेना को सौंपी। वागसीर दुनिया की सबसे शांत बहुमुखी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी में से एक है। इसे एंटी सरफेस वारफेयर, एंटी सबमरीन वारफेयर, खुफिया जानकारी जुटाने के क्षेत्र की निगरानी और विशेष अभियानों सहित कई तरह के मिशनों को अंजाम देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, वर्ष 2007 में स्वीकृति प्रोजेक्ट 75 परियोजना के तहत MDL ने फ्रांस के नौसेना समूह की सहायता से 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां का निर्माण किया है। कितने? 6। किसके सहायता से? तो फ्रांस के नौसेना की सहायता से। ठीक है, पनडुब्बियों का निर्माण किया गया। कलवरी श्रेणी की 5 अन्य पनडुब्बियां हैं। क्या क्या है आइए देख लेते हैं। वागसीर छठी है, अन्य क्या है? 5। INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला और INS वागीर। क्या है? INS वागीर। और छठा क्या है? तो INS वागसीर। क्या है? INS वागसीर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्वदेशी पैरासीटामोल किस चीज़ का दवा है? तो ये फीवर का है। किसका है? फीवर का है, बुखार का। 5 जनवरी 2025 को डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के 40वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित दवा पैरासीटामोल की घोषणा की है, जिसका उपयोग आमतौर पर दर्द, बुखार आदि में किया जाता है। कर्नाटक स्थित सत्यदीप्ति फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इस सफलता का उपयोग घरेलू स्तर पर सस्ती पैरासीटामोल का उत्पादन करने के लिए करेगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट। मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका। भारत अंटार्कटिका में मैत्री-2 नामक एक नया अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। कहाँ पर? अंटार्कटिका में करना चाह रहा है। किस नाम से? तो मैत्री-2 नाम का। ठीक है, करने जा रहा है, जो अपने पुराने पूर्ववर्ती को प्रतिस्थापित करेगा। नया स्टेशन मौजूदा मैत्री स्टेशन के पास पूर्वी अंटार्कटिका में स्थित होगा। इसमें लगभग 90 वैज्ञानिकों को समायोजित करने की व्यवस्था है। नया स्टेशन वर्ष 2029 तक तैयार हो जाएगा। कब तक? 2029 तक। ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कब तक तैयार हो जाएगा? 2029 तक तैयार हो जाएगा। वर्तमान में मैत्री स्टेशन की स्थापना 1988 में की गई थी। जो वर्तमान में मैत्री स्टेशन है, ये तो मैत्री स्टेशन 2 है ना, तो जो वर्तमान में है उसे कब स्थापित किया गया था? उसे 1988 में स्थापित किया गया था। और जो मैत्री-2 स्थापना की बात चल रही है, कब तक स्थापित किया जाएगा? तो ये 2029 तक स्थापित किया जाएगा। ठीक है, जिसका परिचालन जीवन काल केवल 10 वर्ष था।
6 जनवरी 2025 को अत्रे इनोवेशन पुणे द्वारा विकसित AI संचालित पल्स डायग्नोस्टिक क्या है पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस नाड़ी तरंगिनी को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से स्वीकृति मिली है, जिससे यह आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण बन गया है। नाड़ी तरंगिनी डिवाइस को अनिरुद्ध जोशी ने IIT बॉम्बे अपने शोध प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया है। यह पेटेंट डिवाइस चिकित्सकों को त्रिदोष संतुलन क्या वात पित्त कफ, तनाव के स्तर, पाचन स्वास्थ्य और किसी व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य सहित 22 आयुर्वेदिक मानदंडों का विश्लेषण करने में मदद करती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल क्या है? एंटी टैंक मिसाइल 13 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1958 को। कब? 1 जनवरी 1958 को। ठीक है। स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल नाग MK2। कौन सा? नाग MK2। आपसे पूछा जा सकता है नाग MK2 क्या है? तो नाग MK2 एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल है। ठीक है। कि फील्ड मूल्यांकन परीक्षण राजस्थान के पोखरण फील्ड रेंज में सफलतापूर्वक किए गए हैं। नाग मिसाइल कैरियर संस्करण 2 का भी फील्ड मूल्यांकन किया गया है। नाग MK2 मिसाइल इंफ्रारेड तकनीक से लैस है। यह मिसाइल उन्नत फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर काम करती है। यह सभी मौसम की स्थिति में प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम है। यह मिसाइल 230 मीटर प्रति सेकेंड की गति से यात्रा करती है। कितने सेकेंड की? 230 मीटर प्रति सेकेंड की गति से यात्रा करती है। लगभग 45 किलोग्राम वजनी और 6 फीट 1 इंच लंबी यह मिसाइल दुश्मन के टैंकों और बत्तर बंद वाहनों को तेजी से बेअसर कर सकती है। DRDO ने इस मिसाइल को 300 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की है। कितने करोड़ की लागत से? 300 करोड़ की लागत से इसे विकसित की है। एक मिनट। रूसी सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी रोसाटोम ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कुडनकुलम में स्थापित किए जा रहे कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र को VVER 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई को एक विशेष जहाज पर भेज दिया है। वर्ष 1988 में भारत सरकार और सोवियत संघ के बीच तमिलनाडु के कुडनकुलम में 6000 मेगावाट क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब किए गए थे? 1988 में किए गए थे। किसके साथ? सोवियत संघ के साथ। ठीक है। रोसाटोम कुडनकुलम संयंत्र की बिजली इकाइयों को उनके पूरे जीवन चक्र के दौरान ईंधन प्रदान करेगा। भारत में चालू होने वाला पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र? तो 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था। क्रायोबोर्न बेबी कोरल, विश्व के पहले क्रायोबोर्न बेबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। विश्व के पहले क्रायोबोर्न बेबी कोरल को ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिकों ने ग्रेट बैरियर रीफ से एकत्र क्रायोप्रिज्ड शुक्राणुओं से कोरल एंग्स को निषेचित करने के लिए अत्याधुनिक क्रायोप्रिजर्वेशन का उपयोग किया है। किसका इस्तेमाल करके इससे निषेचित किया गया है? तो क्रायोप्रिजर्वेशन का उपयोग करके इसे निषेचित किया गया है। ठीक है। क्या है? क्रायोबोर्न बेबी पहली बार कहाँ बनाया गया? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। छठी खगोलीय वेधशाला, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान SN बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस ने पूर्वी भारत की पहली और देश की छठी खगोलीय वेधशाला का पंचेत पहाड़ी, कहाँ? पंचेत पहाड़ी गरपंचकोट क्षेत्र पुरुलिया जिले पश्चिम बंगाल में उद्घाटन किया गया है। ठीक है। लद्दाख, नैनीताल, माउंट आबू, पुणे में गिरबानी हिल्स और तमिलनाडु में कुवलूर के बाद यह भारत की छठी ऐसी वेधशाला हो जाएगी। तो कहाँ कहाँ है? लद्दाख में है, नैनीताल में है, माउंट आबू राजस्थान में है, पुणे के गिरबानी हिल्स और तमिलनाडु में कुवलूर के बाद यह छठा हो जाएगा। ठीक है। क्रूज 9 कैप्सूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस
बार एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए। हालांकि सारा ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन ये भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर ने अंतरिक्ष में 9 महीने से अधिक समय बिताने के बाद 19 मई 2025 को, कब 19 मई 2025 को स्पेस एक्स के क्रू 9 कैप्सूल में सवार होकर फ्लोरिडा के तट पर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए हैं। कहाँ पर लौटे हैं? तो फ्लोरिडा के तट पर लौटे हैं, ठीक है। और कितने महीने इन्होंने बिताया है अंतरिक्ष में? तो 9 महीने से अधिक समय बिताया। कौन कौन? सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर, इन दोनों का नाम याद रखिए, केवल सुनीता विलियम का नहीं, इनका भी नाम याद रखिएगा, बूच विल्मोर का, ठीक है। लौट आए हैं फ्लोरिडा के तट पर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने लंबे प्रवास के बाद अंतरिक्ष यात्री अब लंबे समय तक भारहीनता के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए 45 दिन के शारीरिक पुनर्वास कार्यक्रम से गुजारे जाएंगे, ठीक है। वे बोइंग स्टारलाइन कैप्सूल का परीक्षण करने के लिए 8 दिवसीय मिशन के लिए जून 2024 में पृथ्वी से रवाना हुए थे। कब हुए थे? जून 2024 में ही पृथ्वी से रवाना हुए थे। किससे रवाना हुए थे? तो बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल के परीक्षण करने के लिए, ठीक है। तकनीकी समस्याओं ने कैप्सूल को असुरक्षित बना दिया, इसलिए वे दोनों अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ही रुके। नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हेग, कौन? निक हेग, सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर तथा रोस्कोसमोस अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोर्बुनोव और भारतीय समयानुसार सुबह 3:30 बजे यानी कि 3:30 पर पृथ्वी पर वापस लौट गए। कौन कौन लौटे? तो उनके साथ कौन कौन? सुनीता विलियम तो थी, बूच विल्मोर थे, और रोस्कोसमोस अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोर्बुनोव, ये कहाँ के थे? तो रोस्कोसमोस के थे, यानी कि रूस के थे, ठीक है। मतलब रूस के अंतरिक्ष स्पेस को क्या कहा जाता है वहाँ का? जैसे भारत का इसरो है, यूएसए का नासा है, उसी तरह रूस का रोस्कोसमोस है, जापान का जाक्सा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु रक्षा वसारोध। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के तट से चांदीपुर से बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वसारोध के लगातार 3 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं। ये परीक्षण बहुत कम ऊंचाई पर उड़ने वाले उच्च गति वाले लक्ष्यों के खिलाफ गए थे। बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वसारोध एक मैन पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है, जिसे डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद द्वारा अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग भागीदार के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित किया गया है। पशु स्वास्थ्य वैक्सीन निर्माता और भारत बायोटेक समूह की कंपनी बायोवेट ने कहा है कि डेयरी मवेशियों और भैंसों के लिए गांठदार त्वचा रोग वैक्सीन बायोलोपिक वैक्सीन, कौन सा? बायोलोपिक वैक्सीन के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO का लाइसेंस मिला है, जिसे उसने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से विकसित किया है। LSD के लिए वैश्विक स्तर पर संक्रमित से टीकाकृत पशुओं की पहली मार्क वैक्सीन, जबकि स्वाभाविक रूप से संक्रमित और टीकाकृत पशुओं के बीच सीरोलॉजिकल भेदभाव को सक्षम करता है। मत्स्य 6000। भारत की चौथी पीढ़ी की गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी मत्स्य 6000 कट्टुपल्ली बंदरगाह पर कुछ परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं, जिससे वर्ष 2025 के अंत तक 500 मीटर की गहराई पर उथले पानी में प्रदर्शन करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अपनी बाहरी संरचना के भीतर सभी प्रणालियों के निर्बाध एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए मत्स्य ने पहले 500 मीटर की परिचालन सीमा पर एकीकृत शुष्क परीक्षण की एक व्यापक श्रृंखला से गुजारा गया है। सरकार के डीप ओशन मिशन, कौन सा मिशन? डीप ओशन मिशन के पहल के तहत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान समुद्रयान परियोजना के हिस्से के रूप में मत्स्य 6000 के डिजाइन और विकास का काम सौंपा है। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट सबसे बड़े वैश्विक पक्षी देखने वाले आयोजनों में से एक है, जहां दुनिया भर के पक्षी देखने वाले प्रजातियों की गिनती में भाग लेते हैं। इस साल बंगाल ने एक बार फिर पक्षी प्रजातियों को दर्ज करने में देश का नेतृत्व किया है। इस आयोजन में उसकी लगातार तीसरी जीत है। 14 से 17 फरवरी 2025 के बीच आयोजित इस अभ्यास में भारत भर के पक्षी देखने वाले ने 1068 प्रजातियों को दर्ज किया है। बंगाल 543 प्रजातियों के साथ सूची में सबसे ऊपर रहा है, जो राज्य की समृद्ध पक्षी विविधता और सक्रिय पक्षी अवलोकन समुदाय का प्रमाण है। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
एक्सियोम मिशन, ये भी बहुत ज्वलित मुद्दा है इस बार का, तो ये क्वेश्चन में आने की बहुत संभावना है। भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कहाँ के रहने वाले हैं? ये यूपी के, कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ के, यूपी में लखनऊ से रहने वाले हैं, ठीक है। कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम मिशन 4, क्या मिशन का नाम है? एक्सियोम मिशन 4 पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनने जा रहे हैं, ठीक है। ये जा चुके हैं, आ भी चुके हैं जाकर। यह वर्ष 2025 के वसंत में लॉन्च होने वाला एक निजी अंतरिक्ष अभियान है। एक्सियोम मिशन 4 एक निजी अंतरिक्ष उड़ान है जिसे एक्सियोम स्पेस द्वारा नासा के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री क्या नाम है? शुभांशु शुक्ला पोलैंड से, स्लावाज और उन्नानस्की विकी हंगरी से, टिबोर कापू अमेरिका से, पेगी विस्टसन शामिल हैं, ठीक है। इस मिशन का महत्व केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पोलैंड और हंगरी के लिए भी ऐतिहासिक है, क्योंकि उनके अंतरिक्ष यात्री भी पहली बार ISS यानी कि अंतरिक्ष स्टेशन पर यात्रा करेंगे। अंतरिक्ष यात्री 14 दिनों तक स्टेशन पर रहेंगे। कितने दिनों के लिए? 14 दिन तक स्टेशन पर रहेंगे। भारत के कौन है? शुभांशु शुक्ला। और किस किस देश के हैं? तो पोलैंड के भी हैं, हंगरी के भी हैं और अमेरिका के भी हैं। असम मंत्रिमंडल ने चिरांग रिपू हाथी रिजर्व को राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। किसे? चिरांग रिपू हाथी रिजर्व, ठीक है। इस जंगल को अब सीखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? सीखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाएगा। 316 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र वाला नया राष्ट्रीय उद्यान कोकराझार, कौन सा? कोकराझार और चिरांग जिलों में भारत भूटान सीमा पर स्थित है। किसके सीमा पर स्थित है? भारत भूटान के सीमा पर स्थित है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने गैस के विशालकाय ग्रह शनि 128 चंद्रमाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है, जिससे ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या 274 हो गई है। शनि के कुछ अन्य चंद्रमाओं की खोज वाइजर 1 और कैसिनी अंतरिक्ष यान की अंतरिक्ष यात्राओं द्वारा की गई है। जब यह शनि के पास से गुजरा था, 274 चंद्रमाओं में से शनि के 24 नियमित चंद्रमा और 250 अनियमित चंद्रमा है। कितने? 24 नियमित चंद्रमा है। चंद्रमा मतलब ग्रह को बोला जाता है, ठीक है। उस उपग्रह को बोला जाता है जो उसका चक्कर काटता है, तो उपग्रह को चंद्रमा बोला जाता है। जैसे कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी का वो उपग्रह। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी स्वयं एक ग्रह है, उपग्रह नहीं है। तो ग्रह उपग्रह में समझ में तो आता होगा। जो सूर्य का परिक्रमा लगाता है उसे ग्रह कहते हैं, और जो किसी ग्रह का परिक्रमा लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं, ठीक है। सूर्य क्या है? सूर्य एक ग्रह है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सूर्य एक स्टार है, तारा है। सूर्य ग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें अपना प्रकाश है, और जिसमें अपना प्रकाश होता है वो ग्रह नहीं, वो तारा होता है। पृथ्वी में अपना प्रकाश है नहीं, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। और चंद्रमा में भी अपना प्रकाश नहीं है, वो भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। शनि के 274, बृहस्पति के 95, यूरेनस के 28, नेपच्यून के 16, मंगल के 2 और पृथ्वी के 1 उपग्रह। पृथ्वी के एक उपग्रह कौन सा है? जस्ट मैं बताई, चंद्रमा। बुध और शुक्र के कोई चंद्रमा नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है। अगर स्टडी जीके के हिसाब से देखिए तो पूछा जा सकता है आपसे, कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र जो 2 ऐसे मात्र ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। किसका एक मात्र प्राकृतिक उपग्रह है? तो पृथ्वी का। कौन है? चंद्रमा। मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2। कौन सा? डिमोस और फेबोस। नेपच्यून के कितने हैं? 28, यूरेनस के 95 और शनि के बृहस्पति के 95 है, यूरेनस के 28 है, नेपच्यून के 16 है, ठीक है। शनि के 274, यानी कि वर्तमान में देखा जाए सर्वाधिक उपग्रह किसका है? तो सर्वाधिक उपग्रह शनि के पास है। किसका है? शनि के पास है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो सबसे हल्का ग्रह शनि है। कौन सा है? शनि। और सबसे भारी? तो सबसे भारी है पृथ्वी। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। कौन सा है? शनि है। पानी में भी तैरेगा। अगर पानी में शनि ग्रह को उठा के डाल दोगे तो पानी में ये तैरने लगेगा। और सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है। अगर शनि की बात की जाए तो शनि का डेंसिटी कितना होता है? 0.69। पृथ्वी का? तो पृथ्वी का होता है 5.5। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान मिशन। भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को आधिकारिक रूप से मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह का उन्नत अध्ययन करना है। 16 मार्च 2025 को इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन, इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन द्वारा घोषित इस मिशन को जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा, अभी जस्ट में बताई कि
जापान का अंतरिक्ष एजेंसी कौन सा है? जाक्सा है। उसी तरह रोसमोसकोस कहाँ का अंतरिक्ष एजेंसी है? तो वो रूस का है, ठीक है। और यूएसए का नासा और भारत का इसरो। ओके, जाक्सा के सहयोग से क्रियान्वित किया जाएगा। चंद्रयान 5 में 250 किलोग्राम का भारी रोवर तैनात किया जाएगा, जिससे भारत की चंद्रमा अन्वेषण क्षमताएं बढ़ेगी। इससे पहले चंद्रयान 4 मिशन के वर्ष 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है। चंद्रयान 4 कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2027 तक में किए जाने की उम्मीद है। आइए उपलब्धियां देख लेते हैं। चंद्रयान 1 को 2008 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसने चंद्रमा की सतह का रासायनिक, खनिज, फोटो भूवैज्ञानिक रूप से मानचित्रण किया। चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2019 में। चंद्रयान 2 को अपने अंतिम चरणों के दौरान असफलताओं का सामना करना पड़ा था। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल ने लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को लेकर 23 अगस्त 2023 को, कब? 23 अगस्त 2023 को चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग किया गया था, ठीक है। इसीलिए प्रतिवर्ष इसी की याद में प्रतिवर्ष 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विक्रम 3201 और कल्पना 3201 क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंडीगढ़ में सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? चंडीगढ़ सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के साथ मिलकर 2 उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर और विक्रम 3201 कल्पना 3201 विकसित किए गए हैं, ठीक है। ये प्रोसेसर विशेष रूप से क्या है? विशेष रूप से अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किए गए हैं। लॉन्च वाहनों के लिए उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के भारत के प्रयासों में मील का पत्थर साबित होगा ये। तो ये दोनों क्या है? विक्रम 3201 और कल्पना 3201। तो ये 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जिंगीबर जगन्नाथी साहू और प्रियदर्शनी, ये क्या है? उड़ीसा के बारीपदा में महाराजा श्री रामचंद्र भंज देव विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मयूरभंज जिले के सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व से जंगली अदरक की एक नई प्रजाति की खोज की है। क्या? जंगली अदरक की नई प्रजाति की खोज की है, खोज करने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि नई प्रजाति जिंगीबर जगन्नाथी साहू और प्रियदर्शनी का नाम भगवान जगन्नाथ के नाम पर रखा गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जिंगीबर जगन्नाथी साहू, क्या? जिंगीबर जगन्नाथी साहू और प्रियदर्शनी क्या है? तो ये अदरक की जंगली प्रजाति है। क्या है? अदरक की जंगली प्रजाति, जिसकी खोज हाल ही में उड़ीसा में किया गया है, ठीक है। यह नई प्रजाति केवल एक स्थान पर 558 मीटर की ऊंचाई पर उगती है, जो 1 वर्ग किलोमीटर से भी कम क्षेत्र में फैली है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। केरल की सबसे लंबी नदी नीला, कौन सा है? नीला, जिसे भारत पूजा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नीला को भारत पूजा के नाम से भी जाना जाता है। ये केरल की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो ज्योग्राफी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। हो सकता हो आपको करेंट से ना पूछ के ज्योग्राफी से पूछ ले कि केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो कौन सी है? भारत पूजा, या इसका नया नाम नीला भी है। एक अन्य नाम, नया नाम नहीं, एक अन्य नाम नीला भी है। पर बने उपग्रह नीला को स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्ट 13 मिशन द्वारा लॉन्च किया गया है। नीला, जिसने जर्मन फर्म डिस्ट्यूबेड द्वारा बनाए गए एक्टिवेटर पेलोड को अंतरिक्ष में पहुंचाया, ठीक है। शहर स्थित हेक्स 20 द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये हेक्स 20 द्वारा तैयार किया गया था। इस मिशन को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र द्वारा समर्थित किया गया है। अंतरिक्ष यान ने 16 मार्च को तिरुवनंतपुरम के मैरियन इंजीनियरिंग कॉलेज में हेक्स 20 के नियंत्रण केंद्र को अपना पहला संकेत भेजा है। आइए ये क्या है? 31 मार्च 2025 को स्पेस एक्स ने एक बार फिर फ्रेम 2 मिशन के साथ इतिहास रच दिया है, जो पृथ्वी के ध्रुवों पर परिक्रमा करने वाला पहला मानव स्पेस फ्लाइट है। सभी नागरिक चालक दल कैनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट पर सवार होकर रवाना हुए और ध्रुवीय कक्षा में प्रवेश किया। सभी नागरिक चालक दल 90 डिग्री ध्रुवीय कक्षा में 3 से 5 दिन की यात्रा पर रहे। मिशन का उद्देश्य 22 प्रयोगों का संचालन करके मानव अंतरिक्ष उड़ान अनुसंधान को आगे बढ़ाना है, जिसमें अंतरिक्ष में लिया गया पहला एक्सरे और माइक्रो ग्रेविटी में मशरूम की वृद्धि शामिल है। क्या है? एक्सरे और माइक्रोग्रेविटी में मशरूम की वृद्धि शामिल है। फ्रेम 2 मिशन का नेतृत्व माल्टा निवासी
चुनवांग ने किया है। कौन किया है? माल्टा निवासी चुनवांग ने किया है, जिन्होंने बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेशन चलाया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है नई किस्म SP95 क्या है। आइए देखते हैं। ICAR केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित एक नई नारंगी मांस क्या है, नारंगी मांस वाली शकरकंद किस्म केरल और देश के अन्य हिस्सों में आदिवासी खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों को मजबूत करने में भूमिका निभाने के लिए तैयार है। बायोफोर्टिफाइड नारंगी गूदा वाले शकरकंद, जिसे SP95/4 नाम दिया गया है, जो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल सहित कई राज्यों में सफलतापूर्वक अंतिम परीक्षण किए गए हैं इसका। ठीक है, बायोमास मिशन क्या है, आइए देखते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का नया मिशन बायोमास मिशन, जो दुनिया के जंगलों का मानचित्रण करेगा। बायोमास मिशन के रूप में जाना जाने वाला यह मिशन ग्रह के जंगलों की स्थिति और उनके बदलने के तरीके के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, जो कार्बन चक्र में जंगलों की भूमिका के बारे में ज्ञान विस्तार करने में मदद करेगा। 29 अप्रैल 2025 को यह मिशन फ्रेंच गुयाना में यूरोप के स्पेस पोर्ट से वेगा सी रॉकेट ने उड़ान भरी है। कौन सी रॉकेट? वेगा सी रॉकेट ने उड़ान भरी है। ठीक है, कहाँ से? फ्रेंच गुयाना से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसने उच्च ऊर्जा लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाकर नष्ट कर सकता है। रूस, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। इसके बाद चौथा देश भारत बन गया है। 30 किलोवाट की लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली MK2, क्या नाम है? MK2 क्लोज ए DAW, क्या नाम है? DEWU का परीक्षण रक्षा अनुसंधान क्या है? MK2 DEW का परीक्षण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के नेशनल ओपन एयर रेंज में किया गया है। INS वर्षा, आइए इसे देख लेते हैं। भारत सरकार वर्ष 2026 तक आंध्र प्रदेश में रामबिली के पास पूर्वी तट पर परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों के लिए समर्पित नौसेना बेस INS वर्षा को चालू करने की तैयारी कर रहा है। भारत पश्चिमी समुद्र तट पर कर्नाटक में करवार बेस को भी उत्तरोत्तर उन्नत कर रहा है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।